सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 83 और 83 पेज पर प्रथम पंक्ति है असदकरणात् इति। मिल गया? चलो भाई। तो सांख्य सिद्धांता के अनुसार सत्कार्यवाद है, अर्थात कारण का व्यापार होने के पहले भी कारणों में, उपादान कारण में कार्य विद्यमान है। इसी का नाम है सत्कार्यवाद। सतः सत् जायते। और सत्कार्यवाद क्यों मानते सांख्याचार्य लोग? तो उसका कारण यह है, इसलिए मानते हैं कि उनको प्रधान की सिद्धि करनी है। क्योंकि जिन पदार्थों का प्रत्यक्ष अर्थात ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होता है, उनका ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। जैसे प्रधान, पुरुष इत्यादि को का ज्ञान अनुमान से होता है, और अनुमान से भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता है, उनका ज्ञान शब्द प्रमाण से होता है। अब प्रधान की सिद्धि करनी है, उसके लिए हेतु है कार्य, कार्यलिंगक अनुमान। किंतु कार्य को हेतु बनाकर कारण जो प्रधान, उसकी सिद्धि तब होगी जब कार्य कारण का तादात्म्य रहेगा। और कार्य कारण का तादात्म्य तब होता है जब सत्कार्यवाद मानते हैं। क्योंकि अन्य लोगों का जो कहना है, बौद्ध, वेदांती और नैयायिकाधिक, उनके यहाँ कार्य कारण का तादात्म्य नहीं हो पाता है। असत सत इनका तादात्म्य नहीं हो पाता है, सब बात हो चुकी है। अतः उनके मत के अनुसार प्रधान की सिद्धि नहीं होती है, और प्रधान की सिद्धि करनी है। अतः इनके मत में सत्कार्यवाद है। और सत्कार्यवाद क्यों मानना, कार्य सत क्यों है, इसके लिए 5 हेतु दिए हैं इस 9 नंबर के कारिका में। उनका थोड़े में चिंतन कल हम लोगों ने देखा था, और उसका विस्तार पूर्वक विचार इस तत्व कौमुदी में आएगा। अब बोल रहे हैं, पंक्ति में देखिए, सत्कार्यम, असद करना, इसके आगे सत्कार्यम अर्थ कारिका में विद्यमान पद है। 9 नंबर की कारिका में अंतिम जो 2 पद आए थे, वो क्या है? सत्कार्यम। उसके आगे कुछ शेष समझना चाहिए, कुछ बात बतानी है ग्रंथकार को, मूल ग्रंथकार को, लेकिन लिख नहीं पाए वहां पर स्थान न होने के कारण। अतः उस वाक्य को पूरा करने के लिए, समझने के लिए कुछ शेष शब्द समझने हैं। तो वो कौन है फिर? तो तत्व कौमुदीकार हम लोगों को बता रहे हैं क्या? कि सत्कार्यम, फिर आगे कारण व्यापारात प्राग अपि इति शेष, ये शेष बताया। तो मूल में कारिका में सत्कार्यम, इसके आगे शेष वाक्य समझना है कि कार्य सत्कार्यम क्यों? कार्य सत है। सत है मतलब क्या? कारण व्यापारात प्रागपि, कारणों का व्यापार होने के पहले भी वो कार्य सत है, यह अर्थ है। कार्यम सत, कार्य सत है। सत है मतलब क्या? कारण का व्यापार होने के पहले भी विद्यमान है, यह अर्थ समझना। ठीक, आइए। तो यह जो है ना सत्कार्यम, इस पंक्ति में आया हुआ शब्द है, उस पर लिखिए अत्र कार्यम इति पक्षः। कार्यम इति पक्षः, अर्धविराम। सत बराबर सत्वम, सत बराबर सत्वम इति साध्यम। साध्यम, ठीक है। तो देखो भाई, कार्य पक्ष है, कारिका में आया ना सत्कार्यम, तो कार्य पक्ष है कार्यम सत। सत मतलब सत्व, यह साध्य है। और बाकी की हेतु फिर असद करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवा भावात्, शक्तस्य शक्य करणात्, कारणा भावाच्च। 5 हेतु दिए सत्कार्य को सिद्ध करने के लिए। सत्कार्य मतलब कारण के व्यापार के पहले भी कार्य
कारण में विद्यमान है। ठीक, आइए मूल में कारण व्यापारात प्राग अपि, मिल गया। तो कारण व्यापारात प्राग अपि, ये जो पंक्ति है कि नहीं, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, ननु न्यायमते ननु न्यायमते अपि कारण व्यापारोत्तरम कार्यम सद एव इति न्यायमतेन सिद्ध साधनम स्यात् इति अतः आह कारण व्यापारात इति। कारण व्यापारात इति इत्यादि। ठीक है, देखो भाई, सिद्ध साधन नाम का दोष न आवे, इसलिए या शेष बताया कि कारण व्यापारात प्रागपि कार्यम सत्। सिद्ध साधन दोष कैसा आता है? तो न्याय मत में लिख दिया, नन्ननु न्याय मते कारण व्यापारोत्तरम, कारणों का व्यापार होने के बाद जब घटादि कार्य उत्पन्न हो जाता है तो उस समय वो कार्य सत मानते, सत है वो, तो कार्यम सत, तो कारण के व्यापार के बाद कार्य को सत तो नैयायिक मानते ही हैं, तो उसी कार्य को, सत कार्य को आप सिद्ध कर रहे हो, अर्थात जो सिद्ध है उसी को पुनः सिद्ध कर रहे हैं, तो कौन दोष आएगा? सिद्ध साधन दोष आएगा। तो ऐसा सिद्ध साधन दोष न आवे इसलिए स्पष्ट कर दिया कि भाई कार्यम सत, कार्य सत है मतलब कारण का व्यापार होने के बाद तो ही है, किंतु कारण का व्यापार होने के पहले भी कारण कार्य विद्यमान है, यह हमारा तात्पर्य है। इसको कहते हैं हम सत्कार्यवाद। अतः सिद्ध साधन दोष नहीं आएगा, क्योंकि नैयायिक के यहाँ कारण का व्यापार होने के बाद सत है, कौन? कार्य। किंतु हमारे यहाँ मतलब सांख्याचार्यों के यहाँ तो कारण का व्यापार होने के पहले भी है सत, कौन? कार्य। अतः सिद्ध साधन नहीं है। जो उनके मत में सिद्ध नहीं है उसकी हम सिद्धि कर रही है, तो सिद्ध साधन दोष नहीं आता है। तो वही लिख दिया आपको। तो कार्यम सतिथि न्याय मतेन सिद्ध साधनम स्यात्, सिद्ध साधन होगा, है कि नहीं? इति अतः, ऐसा सिद्ध साधन दोष न आवे इसलिए कह दिया कारण व्यापारात इति। पंक्ति देखिए मूल में, कारण व्यापारात, कारण का व्यापार मतलब क्या? तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे, कारणानाम मृत्तिका दंडादीनाम व्यापारात चक्र भ्रमणादितः पूर्वम अपि इत्यर्थः। पूर्वम अपि इत्यर्थः, पूर्ण विराम। यथा कारण व्यापारोत्तरम कार्यम सत् अस्ति, तथा कारण व्यापारात प्राग अपि
कारण व्यापारात् प्राग अपि कारणे कार्यम सत् इति साध्यते इत्यर्थः। इति साध्यते इत्यर्थः। ठीक है, पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में देखिए प्रतीक है इति शेषः, जो आया है ना वाक्य में मूल में तत्वकौमुदी में, इति शेष बराबर शिष्यते इति शेषः। शिष्यते इति शेषः बराबर कारण व्यापारात् प्राग अपि, कारण व्यापारात् प्राग अपि, ये जो तीन शब्द है ना उसको उद्धरण चिन्ह में लीजिए। कारण व्यापारात् प्राग अपि, उद्धरण चिन्ह बंद। इति पाठः, इति पाठः कारिकायां वक्तुं युक्तः अपि, कारिकायां वक्तुं युक्तः अपि स्थानाभावात्, स्थानाभावात् न उक्तः, न उक्तः। अर्धविराम। स च अनुषंजनीयः, स च अनुषंजनीयः इति भावः। अर्थ देखिए भाई, कारण व्यापारात् प्राग अपि मतलब कारण जो मृत्तिका दंड इत्यादि है उनका व्यापार, व्यापारात् चक्र भ्रमणादितः, मृत्तिका दंड इत्यादि का क्या व्यापार है, दंड का क्या काम है, साक को घुमाना, तो चक्र भ्रमणादि जो व्यापार है उसके पूर्व अपि पहले भी क्या कारण में कार्य विद्यमान है, मिट्टी में घट है। फिर कारण का व्यापार क्या करता है, पहले घट है तो कारण का व्यापार इतना ही काम करता है, उसको अभिव्यक्त कर देता है, प्रकट कर देता है। यह बात यथा कारण व्यापारोत्तरम, कारण का व्यापार होने के बाद कार्यम सतस्ति तथा कारण व्यापारात् प्रागपि कार्य कारणे कार्यम सत इति साध्यते। और इसी वाक्य में आया इति शेष, इति शेष मतलब इति शेष का अर्थ कर दिया शिष्यति इति शेष, जो बचा है, क निकले बचा है उसको कहते क्या, ये शेष है करके, ये समझना चाहिए। तो क्या शेष था, तो कारण व्यापारात् प्रागपि इतना भाग, इति पाठ कारिकाया मूल कारिका में वक्तुम युक्त कहने के लिए उचित है, तो भी स्थानाभावात व स्थान न होने के कारण न उक्त कहा नहीं है, और नहीं कहा है तो भी सच अनुसंजनीय, उसका अनुसंधान करना चाहिए, समझना चाहिए, इसलिए कह दिया इति शेषः। ठीक है, आइए मूल में। सत्कार्यम कारण व्यापारात् प्राग अपि इति शेष, और सिद्ध साधन दोष भी नहीं आता है। सिद्ध साधन दोष क्यों नहीं आता है, हम कारण के व्यापार के पहले भी सिद्ध कर रहे हैं, किसको, कार्य को। और नैयायिक सत कहते कार्य को, लेकिन कब, कारण व्यापार होने के बाद। यदि हम भी उसी प्रकार कहते कारण व्यापार होने के बाद कार्य सत है, तब तो हमारे मत में दोष आता, कौन सा, सिद्ध साधन। किंतु हम तो कारण व्यापार के पूर्व भी कार्य की सिद्धि करते हैं, अतः सिद्ध साधन दोष नहीं आएगा। लग गया पंक्ति, आगे चलिए। तथा च न सिद्ध साधनम नैयायिक तनैहि उद्भावनीयम, मिल गया शब्दों का थोड़ा अन्वय। तथा च नैयायिक तनैहि, पीछे सिद्ध साधनम, उसके पीछे न, आगे उद्भावनीयम। ठीक है, तथा च उसी प्रकार, तथा च मतलब क्या, तथा च शब्द का भी कुछ अर्थ है, तो लिखिए तथा च बराबर साध्ये कारण व्यापारात् प्राग अपि,
कारण व्यापारात् प्राग अपि इति शेष पूरणेन इत्यर्थः। इति शेष पूरणेन इत्यर्थः। साध्य में, साध्य क्या है अपना? सत, सत्व। पक्ष कौन है? कार्य। कार्यम सत। उस कार्य सत है, लेकिन कहा कब सद है? कारण व्यापार के पहले भी है। ऐसा शेष समझ लेने से, पूर्ण करने से सिद्ध साधन दोष नहीं आता। तथाच, तथाच का अर्थ कर दिया साध्य कारण व्यापारात् प्रागपिति शेष पूरणेन, क्या जी आगे मूल में, न सिद्ध साधनम। तथाच मतलब ऐसा पूर्ण करने से नैयिक तनैहि सिद्ध साधनम न उद्भावनीय, उन्होंने सिद्ध साधन दोष का उद्भावन नहीं करना चाहिए और कर नहीं सकते। तथाच नैयिक तनैहि मतलब क्या? नहीं, ऐसे लिखा है क्या? नहीं, तो नैयिक तनैहि का अर्थ लिखिए तनयवत शिष्याः, तनयवत शिष्याः तैहि, ठीक है, यह अर्थ है। तनय कहते पुत्र को, और शिष्य भी कैसे होते? पुत्र की तरह ही होते हैं। अतः नैयिक तनयि मतलब नैयिकों के शिष्यों ने, तनयवत शिष्यातैहि उन शिष्यों ने, नैयिकों के शिष्यों ने सिद्ध साधनम न उद्भावनीय, सिद्ध साधन दोष को उद्भावित नहीं करना चाहिए और कर नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या लिख दिया साध्य में? कारण व्यापारात् प्राग, ये लिख दिया, ये समझ लिया। अतः सिद्ध साधन दोष नहीं होगा। लेकिन होता क्या है सिद्ध साधन? तो वो जो शब्द आया ना सिद्ध साधन, उसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, सिद्ध साधनम बराबर, सिद्ध साधनम बराबर कारण व्यापारोत्तरम, कारण व्यापारोत्तरम कार्यम सद्वर्तते एव, कार्यम सद्वर्तते एव, और देना तस्य सिद्धस्य, तस्य सिद्धस्य अनुमानेन, अनुमानेन पुनः साधनम, पुनः साधनम सिद्ध साधनम, सिद्ध साधनम इति दोषः, इति दोषः अर्धविराम, न उद्भावनीयम प्रतीक, न उद्भावनीयम बराबर न प्रयोक्तव्यः, न प्रयोक्तव्यः, ठीक है। देखो भैया, सिद्ध साधन कारण व्यापारोत्तरम, कारण का व्यापार होने के बाद कार्य तो सद होता ही है, नहीं एक के मत में भी, तो कार्यम सद वर्तते एव, तस्य सिद्धस्य वो जो सिद्ध है कार्य, उसका अनुमानेन पुनः साधनम, अनुमान से पुनः उसको सिद्ध करना, तब क्या हो जाता है? सिद्ध साधन। पकाए हुए को पुनः पकाना, सिद्ध साधन उसकी तरह। इति दोषः न उद्भावनीय न प्रयोक्तव्य, क्योंकि हम कारण के व्यापार के पहले भी कार्य को कारण में सिद्ध करते, अतः सिद्ध साधन दोष नहीं होगा। हो गया, चलिए आगे, ये बात हो गई। अब आगे, यद्यपि बीज मृत्पिंडादि प्रध्वंसानंतरम अंकुर घटादि उत्पत्ति ही उपलभ्यते, तथापि न प्रध्वंसस्य कारणत्वम् अपितु भावस्य एव बीजादि अवयवस्य, ठीक है। अब कौन बात बताएंगे इत्यादि, यद्यपि इत्यादि पंक्तियों में, तो यद्यपि के पहले
एक वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप में। तो लिखते हैं सांख्य मतस्य निर्दोषता प्रतिपादनाय अन्यमतानां दुष्टता दर्शनाय प्रथमं बौद्धमतं दूषयति यद्यपि इति। ठीक है, देखो भाई, सांख्य मत से निर्दोषता प्रतिपादन। सांख्य मत कैसा है? निर्दोष, दोष रहित है। इस बात का प्रतिपादन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अन्य मत को दूषित बताना पड़ेगा, तभी तो सांख्य मत निर्दोष हो जाएगा। ठीक है ना? तो सांख्य मत से निर्दोषता प्रतिपादनाय और अन्य मतानां दुष्टता दर्शनाय। और अन्य मत कैसे? दोष से युक्त है, दुष्ट है, दूषित है। इस बात को दिखाने के लिए प्रथम, सबसे पहले बौद्ध मतम दूषयति, बौद्ध मत में क्या दोष है इस बात को अब बता रहे, यद्यपि इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो बौद्ध आदि सभी के मत में दोष दिखाएंगे, फिर सांख्य मत निर्दोष है ये बात समझ में आएगी। तो क्या दोष है बौद्ध मत में, क्या दोष है वेदांत मत में, क्या दोष है नैयायिकों के मत में, सबका क्रमशः एक एक बात का विचार कर रहे हैं। तो देखो भाई, यद्यपि बीज, बौद्ध का क्या सिद्धांत है? असतः सज्जायते, असत से सत की उत्पत्ति है कि नहीं? जब बीज नष्ट हो जाता है, मतलब असत हो जाता है, तब अंकुर की, सत की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो वही करे, यद्यपि बीज मृत पिंडादि प्रध्वंसानंतरम, बीज का क्या हो जाता है? ध्वंस, नाश, और मृत पिंड का क्या हो जाता है? नाश। तब बनता है कौन? घट। बीज का नाश होता है तब बनता है कौन? अंकुर। तो बीज मृत पिंडादि प्रध्वंसानंतरम, उसका प्रध्वंस, नाश होने के बाद, प्रध्वंसानंतरम अंकुर घटादि, क्रमशः अंकुर घटादि उत्पत्ति ही, अंकुर घटादि की उत्पत्ति उपलभ्यते, उपलभ्यते का अर्थ लिखिए दृश्यते, दिखाई देती है। उपलभ्यते मतलब दृश्यते। आगे, तथापि, ठीक है ना, दिखाई तो दे रहा है, तो भी न प्रध्वंसस्य कारणत्व। कहीं कहीं पर ऐसा ऊपर ऊपर से देखने से ऐसा लग रहा है कि बीज नष्ट हुआ तब अंकुर उत्पन्न हुआ, अर्थात असत से सत की उत्पत्ति, बराबर। और मृत पिंड नष्ट हुआ तब घट उत्पन्न हुआ। नष्ट होना मतलब क्या? असत, ध्वंस, असत हो जाना, और उससे क्या होता है? सत की उत्पत्ति। ऊपर ऊपर से तो लग रहा है, तो भी उस ध्वंस को, असत को कारण नहीं मान सकते। फिर कौन कारण है? तब बता रहे, तथापि न प्रध्वंसस्य कारणत्वम, प्रध्वंस कारण नहीं है, अपितु फिर कौन कारण है? भावस्य एव बीजादि अवयवस्य, भाव स्वरूप जो बीज के अवयव, वही अंकुर के लिए कारण है कि नहीं? ये बात बता रहे, भावस्य एव बीजादि अवयवस्य, मिल गया। तो ये जो है ना भावस्य एव इत्यादि, उसके ऊपर लिखते थोड़ा सा, तो प्रतीक है भावस्य एव बराबर भावस्य एव बराबर भाव पदार्थस्य एव कारणत्वम, भाव पदार्थस्य एव कारणत्वम, पूर्ण विराम। स्थूल दृष्ट्या क्वचित स्थले,
क्वचित स्थले बीजस्य प्रध्वंसानन्तरं अंकुरोत्पत्तिः दृश्यते। अंकुरोत्पत्तिः दृश्यते अर्धविराम। तथापि न सर्वत्र ध्वंसस्य कारणत्वम् अर्धविराम। यथा पटोत्पादने अध्वस्ताम् एव तन्तूनाम् अध्वस्ताम् एव तन्तूनां कारणत्वात् अर्धविराम। द्यनुकं प्रति अध्वस्तयोः एव परमाणुओः भावयोः कारणत्वात् पूर्णविराम। वस्तुतः तु न ध्वंसस्य कारणत्वम् अर्धविराम। अंकुरादिस्थले अपि बीजादि अवयवानाम् एव भावानां कारणता लाघवात् उपस्थितत्वाच्च अर्धविराम। ध्वंसस्य तु अन्यथा सिद्धत्वात् न कारणत्वम्। ठीक है, देखो भैया, भावस्य एव मूल में आया है, मतलब भाव पदार्थ से एव कारणत्वम्। किसी भी कार्य के लिए भाव पदार्थ ही कारण होता है, अभाव असत पदार्थ कारण नहीं होता है। कभी कभी स्थूल दृष्टि से ऐसा लगता है कि बीज का ध्वंस कारण है करके, वही कह रहे स्थूल दृष्टिया क्वचित स्थले बीजस्य प्रध्वंस अनंतरम, बीज का प्रध्वंस होने के बाद अंकुरोत्पत्ति दृश्यते। तथापि ऊपर लग रहा है तो भी न सर्वत्र ध्वंसस्य कारणत्वम्, सब जगह ध्वंस कारण नहीं है। और वस्तुतः देखा जाए कहा नहीं, उदाहरण दे बता रहे, यथा पटोत्पादने, पट उत्पन्न होने में तंतु कारण है, तो तंतु का ध्वंस होना पड़ता है क्या? नहीं, ध्वंस न होकर भी तंतु कारण है। किसके लिए? पट के लिए। पटोत्पादने अध्वस्ताम, जिनका ध्वंस नहीं हुआ है, ऐसे तंतु ही कारण है, तंतु नाम कारणत्वात्। और द्यनुकम प्रति अध्वस्तयो एव परमाणु हो, जिनका नाश नहीं हुआ है, ऐसे जो परमाणु वो कारण है, किनके प्रति? द्यनुक के प्रति। यदि ध्वंस ही कारण होता तो परमाणु का भी ध्वंस होने के बाद फिर द्यनुक होना चाहिए, किंतु द्यनुक उत्पन्न होता है परमाणु से, परमाणु का ध्वंस न होते हुए भी। परमाणु तो नित्य, उनका ध्वंस तो होता ही नहीं है कि नहीं? ये बात, इसका मतलब ध्वंस अर्थात असत पदार्थ किसी का कारण होता नहीं है। द्यनुकम प्रति अध्वस्तयो एव परमाणु हो भावयो, जो कि भाव पदार्थ है, कारणत्वा। ठीक है। और ये जो कहा ना क्वचित स्थले,
वो भी ऊपर ऊपर से क्या है, वस्तुतस्तु, वस्तु स्थिति क्या है, वस्तुतः तो न ध्वंसस्य कारणत्वम, ध्वंस कहीं पर भी कारण नहीं है। अंकुर के बारे में भी वहां बीज का ध्वंस कारण नहीं है, फिर कौन कारण है, तब कह रहे अंकुरादि स्थले अपि बीजादि अवयवानाम एव भावानाम कारणता, बीज के जो अवयव है, जो कि भाव पदार्थ है, वही कारण है, और उनको कारण मानने भी लाघव है और उपस्थित वही है। और ध्वंस क्या है, फिर ध्वंस अन्यथा सिद्ध है, अतः उनमें कारणता नहीं है। लग गया है पंक्ति। इसका मतलब असत से सत की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार का जो बौद्ध मत, वो बौद्ध मत गलत है, अशुद्ध है। ठीक है, आइए मूल में। अपितो भावस्यैव बीजादि अवयवस्य क्या कारणत्वम इत्यर्थः। आगे चलिए। अभावात्तु भावोत्पत्तौ तस्य सर्वत्र सुलभत्वा सर्वदा सर्वकार्योत्पाद प्रसंगः इत्यादि न्यायवार्तिक तात्पर्य टीकायाम अस्माभिः प्रतिपादितम। ठीक है, अब देखो भाई, अब कौन बात बताई जा रही है, तो ये जो पंक्ति आ रही है ना, अभावात्व इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। अभावत्वेन अभावत्वेन अभावात् भावोत्पत्तौ अभावात् भावोत्पत्तौ आपत्तिम अपि दर्शयति। आपत्तिम अपि दर्शयति अभावात्तु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अभावत्वेन, अभावत्वावच्छिन्न अभाव ही यदि कारण मानेंगे और ऐसे अभाव से ही भाव की उत्पत्ति मानेंगे तो बहुत बड़ा आपत्ति आएगी, संकट आएगा, दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, तो सभी जगह, बहुत जगह, जैसे घट का अभाव, एक जगह घट रखा है, उस जगह को छोड़कर सभी जगह घट का क्या है, अभाव है, और अभाव से भाव पदार्थ की उत्पत्ति होती है। उस घटाभाव से फिर किसी चीज की उत्पत्ति होनी चाहिए। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। वही कह रहे अभावात्तु भावोत्पत्तौ, मूल में अभाव से यदि भाव की उत्पत्ति मानेंगे तो तस्य तस्य अभावस्य सर्वत्र सुलभत्वात्, सब जगह वो अभाव क्या है, सुलभ है, उपलब्ध है, मिलता है। इसलिए क्या होगा फिर, सर्वदा, सभी जगह, सभी काल में, सर्व कार्योत्पाद प्रसंग, सभी कार्यों की उत्पत्ति होनी चाहिए। कहीं पर भी किसी भी कार्य की, किसी भी अभाव से किसी भी कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए। होता है क्या ऐसा, नहीं होता है। अतः नहीं मान सकते क्या, अभाव से भाव कार्य उत्पन्न होता है, यह मानना ठीक नहीं है। इस प्रकार की युक्तियां, इत्यादि मतलब इत्यादि युक्तियां हम लोगों ने, वाचस्पति मिश्र जी ने न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका में प्रतिपादन की हुई है। इससे बौद्ध मत का खंडन हो जाता है। लग गया। चलिए, तो ये जो पंक्ति है कि नहीं, अभावात्तु भावोत्पत्तो इत्यादि पढ़ी ना हम लोगों ने, तो शब्दशः थोड़ा सा अर्थ लिख लेते। प्रतीक है अभावात बराबर, अभावात बराबर अभावाख्यात कारणात्, अभावाख्यात कारणात्, फिर आगे प्रतीक भावोत्पत्तौ बराबर भावात्मक कार्योत्पत्तौ, भावात्मक कार्योत्पत्तौ तु, फिर आगे प्रतीक तस्य बराबर अभावस्य, अभावस्य बराबर यस्य कस्यापि अभावस्य, यस्य कस्यापि अभावस्य, फिर आगे प्रतीक सर्वत्र बराबर सर्वस्थले, सर्वस्थले, फिर प्रतीक है सुलभत्वात् बराबर सत्वात् बराबर विद्यमानत्वात्,
विद्यमान। फिर आगे प्रतीक है सर्वदा, बराबर सर्वकाले, सर्वकाले। फिर आगे प्रतीक सर्वकार्योत्पाद प्रसंग, सर्वकार्योत्पाद प्रसंग, बराबर सर्वेषां कार्याणां, सर्वेषां कार्याणां उत्पत्ति आपद्येत, आपद्येत इत्यर्थः, आपद्येत इत्यर्थः, पूर्ण विराम। फिर एक वाक्य और, अभावात् भावोत्पत्तौ, अभावात् भावोत्पत्तौ बीजादि भावानां अनर्थक्यम स्यात्, बीजादि भावानां अनर्थक्यम स्यात्, अर्धविराम। अभावत्वेन, अभावत्वेन अविशेषात्, अविशेषात् शशविषाणादिभ्यः, शशविषाणादिभ्यः अपि अंकुरोत्पत्तिः स्यात्, अंकुरोत्पत्तिः स्यात्। किंतु न भवति तथा, किंतु न भवति तथा। अतः न अभावात् भावोत्पत्ति, अतः न अभावात् भावोत्पत्ति इति भाव हो गया। हो गया ना? देखो भाई अर्थ तो अभावात मतलब प्रतीक है ना, पंक्ति को देखते हुए अभावाख्यात कारणात, अभाव नाम के कारण से, भावोत्पत्तौ भावात्मक कार्य की उत्पत्ति मानेंगे तो अभाव से, तब तो क्या होगा? मूल में आया तस्य, तस्य अभावस्य, यस्य कस्य भी अभावस्य, किसी की चीज का भी अभाव का अभाव, सर्वत्र सर्वस्थले क्या है? सुलभ है, विद्यमान है कि किसी भी चीज का कहीं पर भी क्या है? अभाव है। फिर उस अभाव से क्या सभी जगह सभी काल में उन पदार्थों की उत्पत्ति होनी चाहिए, किंतु होता है क्या ऐसा? नहीं। सर्वत्र नाम सर्वकाले, सर्व कार्योत्पाद प्रसंग, सर्वेषां कार्याणाम उत्पत्ति आपद्येत, सभी कार्यों की सभी जगह उत्पत्ति होनी चाहिए। किस कब? जब भाव कार्य की उत्पत्ति के लिए अभाव को कारण मानते हैं तब, ठीक है ना? वही आया मूल में सर्वदा सर्व कार्योत्पाद प्रसंग। और दूसरी बात, अभावात भावोत्पत्तौ, अभाव से भाव की उत्पत्ति मानेंगे तो बीजादि भावानाम अनर्थक्यम स्यात्, बीजादि भाव है वो क्या हो जाएंगे? व्यर्थ, जरूरत ही नहीं है कि नहीं? और किसी को समझ लीजिए गेहूं बोना है तो गेहूं का बीज क्यों ना लाना चाहिए? उसने नहीं लाना चाहिए ना, क्योंकि वहां पर बहुत चीजों का क्या पड़ा हुआ है? अभाव, उससे होना चाहिए उत्पत्ति, किंतु ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अभाव से भाव की उत्पत्ति मानेंगे तो बीजादि भाव पदार्थ में अनर्थक्य भी आएगा, व्यर्थ हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या? अभावत्वेन अविशेषात्, अभाव अभाव समान है, अभाव स्वभाव ही अभाव ही है। तो जैसे हमने लिया अभाव शेष विषाण, शेष विषाण मतलब सिंह, क्या ससा के सिंह, शेष श्रृंग, उससे भी अंकुर की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि अभाव ही है ना, अभाव से उत्पत्ति मानते हैं ना आप। तो अभाव अविशेषात्, अभाव अभाव है, समान रूप से अभाव ही है वो, तो उस शेष विषाण से भी अंकुर की उत्पत्ति होनी चाहिए, किंतु होता है क्या? नहीं होता है। अतः ये सिद्ध होता है कि न अभावात भावोत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती नहीं, युक्ति से खंडन हो गया, लग गया। आइए मूल में, अभावात भावोत्पत्तौ तस्य सर्वत्र सुलभत्वात् सर्वदा सर्व कार्योत्पाद प्रसंग इति इत्यादि। इत्यादि मतलब क्या? इत्यादि युक्तियां,
हमने मतलब वाचस्पति मिश्र ने न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका में बहुत प्रतिपादन की है। ये बात करें इत्यादि न्याय वार्तिक तात्पर्य टीकायाम अस्माभिः प्रतिपादितम। लेकिन क्या है न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका और इत्यादि क्या है, तो उस पर लिखते एक वाक्य, इत्यादि बराबर इत्यादि बराबर इत्यादि युक्ति जातम, इत्यादि युक्ति जातम न्याय दर्शनस्य, न्याय दर्शनस्य अध्याय 4 A1 और सूत्र 18। आगे वात्स्यायन भाष्यस्य, वात्स्यायन भाष्यस्य वार्तिकानाम, वार्तिकानाम या तात्पर्याख्या टीका, या तात्पर्याख्या तात्पर्याख्या टीका तस्याम, तस्याम आगे अस्माभिः प्रतीक है, अस्माभिः बराबर वाचस्पति मिश्रैः प्रतिपादितम इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, तो मूल में आई इत्यादि, इत्यादि मतलब इत्यादि युक्ति जातम, जात समूह, इत्यादि युक्तियों का समूह। न्याय दर्शन अध्याय 4 आ क्या है पता नहीं, अन्निक, हाँ अध्याय 4 अन्निक 1 सूत्र 18, उसमें न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य, भाष्य पर जो वार्तिक है, न्याय दर्शनस्य वात्स्यायन भाष्यस्य वार्तिका नाम, न्याय दर्शन उसके ऊपर वात्स्यायन भाष्य, उसके ऊपर जो वार्तिक, उस वार्तिका नाम या तात्पर्य टीका, उस वार्तिक के ऊपर जो तात्पर्य नाम की टीका, उस टीका में तस्याम अस्माभि मतलब वाचस्पति मिश्रों ने प्रतिपादन किया युक्ति है। कौन युक्ति है? अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, इस बात को बताने के लिए युक्तियां, वो सब वहां पर लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलिए। प्रतिपादिता, तो कुल मिलाकर बौद्ध मत उचित नहीं है, ये बात बताया, दूषित है। फिर आगे कोई कहेगा ठीक है वेदांत मत के अनुसार मान लेंगे, तब क्या होगा? तो वेदांतियों का भी खंडन कर रहे सांख्याचार्य लोग। पंक्ति देखिए, प्रपंच प्रत्यय च असति बाधके न शक्यो मिथ्या इति वदितुम इति। ठीक है, इस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखे उत्तरण के रूप में, अद्वैत वेदांति मताम, अद्वैत वेदांति मतम असंगतम कर्तुम, असंगतम कर्तुम आह प्रपंच इति। प्रपंच इति, ठीक है। अद्वैत वेदांतियों का मत असंगत है, इस बात को बताने के लिए कह रहे अब प्रपंच इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो थोड़ा शब्द का अन्वय करेंगे। तो एक दो शब्द छोड़कर आया है, असति बाधके, उसको पढ़े, असति बाधके, उसके पीछे आएंगे प्रपंच प्रत्यय च, आगे मिथ्या इति वदितुम, मिथ्या इति वदितुम, पीछे न शक्य, न शक्य, अंतिम में इति। ठीक है, वेदांती लोग प्रपंच को मिथ्या बोलते हैं, किंतु उनका मिथ्या कहना उचित नहीं है, क्योंकि
किसी भी चीज को मिथ्या तब कहा जा सकता है जब उसका कोई बाधक विद्यमान हो तब। जैसे कि शुक्ति के ऊपर रजत या रज्जु के ऊपर सर्प मिथ्या है, क्योंकि प्रतीत होने वाला जो सर्प उसका बाधक बलवान प्रमाण विद्यमान है। जब टॉर्च लगाएंगे तब पता चलता है कि नायम सर्प इयम रज्जु, यह सर्प नहीं है, ये क्या है, रज्जु है। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है सर्प का ज्ञान, अतः वो मिथ्या है। उस प्रकार ये जगत रूप प्रपंच को मिथ्या कहना तब होगा जब इसका कोई जबरदस्त बाधक होगा तब, किंतु बाधक तो कुछ है ही नहीं है। और बाधक यदि नहीं है, असति बाधक है, बाधक विद्यमान न होने पर इस जगत को मिथ्या कहना उचित नहीं है। जबकि वेदांती लोग मिथ्या बोलते हैं, अतः उनका मत ठीक नहीं है, दूषित कर दिया सांख्याचार्यों ने। पंक्ति लग रही है, एक बात देखिए पुनः, असति बाधके मिल गया। असति बाधक मतलब बाधक कोई विद्यमान न होने पर प्रपंच प्रत्यय, अन्वय के अनुसार प्रपंच प्रत्यय, प्रत्यय शब्द का अर्थ लिखिए प्रत्यक्षानुभव, प्रत्यक्षानुभव। ठीक है, आइए मूल में असति बाधके प्रपंच प्रत्यय मतलब प्रपंच का प्रत्यक्ष अनुभव, मिथ्या इति वदितुम, ये मिथ्या है इस बात को कहने के लिए न शक्य, ये कह नहीं सकते इति लग गया। इस वाक्य में एक पद आया है असति बाधके, उस पर लिखते एक वाक्य, उसका अर्थ असति बाधके प्रति, असति बाधके बराबर बराबर दृढ़तरे, दृढ़तरे तद्बाधके प्रमाणे, तद्बाधके प्रमाणे असति, असति बराबर अविद्यमाने, अविद्यमाने पूर्ण विराम। आगे यथा यथा दोषाधीनः, दोषाधीनः सुक्तौ रजत प्रत्ययः, सुक्तौ रजत प्रत्ययः अदुष्ट इंद्रियात्मक, अदुष्ट इंद्रियात्मक प्रबल प्रमाणेन, प्रबल प्रमाणेन बाधितः, प्रबल प्रमाणेन बाधितः। उद्रंचन में नेदम रजतम, नेदम रजतम इति विरोधी ज्ञानेन, इति विरोधी ज्ञानेन नष्टो भवति, नष्टो भवति पूर्ण विराम। तथा तथा अयम शब्दादि प्रपंच प्रत्यय, शब्दादि प्रपंच प्रत्यय नहि केनापि, नहि केनापि प्रबल प्रमाणेन बाधितः भवति, प्रबल प्रमाणेन बाधितः भवति अर्धविराम। अतः न मिथ्या इत्यर्थः, अतः न मिथ्या इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ असत्य बाधकी मतलब दृढ़तर तद्बाधके, प्रपंच का बात करने वाला प्रमाण असति अविद्यमान नहीं है तो बात कर नहीं सकते, मिथ्या कह नहीं सकते। हाँ, यदि दृढ़तर प्रबल प्रमाण होता
बात करने के लिए, तब तो प्रपंचों को मिथ्या तो प्रमाण नहीं है। वही करे दृढ़तरे तद्बाधके प्रमाणे असति। उदाहरण देकर बता रहा, यथा दोषाधीन सुक्त रजत प्रत्यय, दोष के अधीन, दोष के कारण सुक्ति में रजत का क्या होता है, प्रत्यय अनुभव है कि नहीं, किंतु वह रजत प्रत्यय बाधित है, मिथ्या है। क्यों? अदुष्ट इंद्रियात्मक प्रबल प्रमाणे बाधित। अदुष्ट मतलब दोष रहित इंद्रिय रूप प्रबल प्रमाण के द्वारा वह रजत प्रत्यय क्या है, बाधित है। तो कौन सा है वो प्रबल प्रत्यय? तो कह रहे नेदम रजतम, यह ने शुक्ति हाथ में लिया, बाद में पता चला अरे यार हम इसको रजत समझते थे, देखा तो यह शुक्ति है। तो यम शुक्ति नेदम रजतम, इस प्रबल प्रमाण के द्वारा बाधित है कौन? इदम रजतम इत्याकारक प्रत्यय। अतः रजत कैसा हुआ? मिथ्या। नेदम रजतम इति विरोधी प्रत्यय विरोधी ज्ञानेन नष्टो भवति। तथा उस प्रकार अयम शब्दादि प्रपंच प्रत्यय, शब्दादि प्रपंच रूप प्रत्यय, प्रपंच का अनुभव, घट पट आदि समस्त जगत का अनुभव प्रत्यय भी नहीं केनापि प्रबल प्रमाणेन बाधित, केनापि प्रबल प्रमाणेन बाधित न, किसी भी प्रबल प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं है। यदि बाधित होता तो इस प्रपंच प्रत्यय को भी हम मानते क्या, मिथ्या करके, किंतु बाधित न होने के कारण अतः न मिथ्या, ये प्रपंच मिथ्या नहीं है। ठीक है जी, ये बात कह दिया, खंडन कर दिया वेदांतियों का। हाँ, असत्यवाद के प्रपंच प्रत्यय च मिथ्या इति वदितुम न शक्य इति। मिथ्या, लेकिन मिथ्या किसको कहते हैं? मिथ्या का लक्षण लिखिए, बहुत लक्षण होते हैं, लिखिए आप। मिथ्यात्वम बराबर स्वाधिकरण निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। स्वाधिकरण निष्ठ, स्वाधिकरण निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। ठीक है, मिथ्या अर्थ देखिए कि किस चीज को मिथ्या कहते हैं? कि जो चीज अपने अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंता भाव, उस अत्यंता भाव का भी यदि प्रतियोगी बनती है तो वो चीज मिथ्या होती है। जैसे उदाहरण, शुक्ति पर प्रतीत हो रहा है कौन? रजत। रजत मिथ्या है, तो रजत मिथ्या है तो उसमें मिथ्यात्व का लक्षण घटना चाहिए, तो घटाएंगे। फिर इसको मिथ्या सिद्ध करना है रजत को, तो स्व शब्द से पकड़ेंगे उस रजत को। स्व रजत, स्वाधिकरण रजताधिकरण कौन? शुक्ति। स्वाधिकरण निष्ठ, निष्ठ मतलब रहने वाला, स्व रजत, स्वाधिकरण रजताधिकरण कौन? शुक्ति, उसमें रहने वाला स्वाधिकरण निष्ठ जो कौन? अत्यंत भाव। तो उस शुक्ति में रजत का अत्यंत भाव है कि नहीं? और उस रजत अत्यंत भाव का प्रतियोगी कौन है? रजत। तो प्रतियोगित्व कहाँ चला गया? रजत में, अर्थात रजत मिथ्या है कि नहीं? बहुत अच्छा याद रखिए इसको। स्वाधिकरण निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्व। स्व वेदांत की दृष्टि से घटाएंगे आप। स्व जगत, स्वाधिकरण जगत का अधिकरण कौन? ब्रह्म। उस ब्रह्म में रहने वाला, निष्ठ मतलब रहने वाला, जो अत्यंत भाव, जगत का अत्यंत भाव। ब्रह्म में जगत है नहीं है, तो जगत का अत्यंत भाव है। उस अत्यंत भाव का प्रतियोगी कौन? जगत। अतः जगत मिथ्या, वेदांतियों के अनुसार। लग गया जी? उसी प्रकार सर्प आदि में सब जगह घट जाएगा। स्वाधिकरण निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम, है कि नहीं? बहुत लक्षण होते हैं। ज्ञान निवर्त्यत्वम मिथ्यात्वम, ज्ञान से जो निवृत्त होता है वो क्या होता है? मिथ्या, है कि नहीं? अविद्या कार्यत्वात्, अविद्या कार्यत्वम मिथ्यात्वम, विकारित्वम मिथ्यात्वम, है कि नहीं? वगैरह वगैरह। ज्ञान निवर्त्यत्वम मिथ्यात्वम, ज्ञान से जो निवृत्त होता है वो मिथ्या होता है, वगैरह। ठीक है, चलिए भाई। तो अब तक बौद्ध का मत को दूषित बताया, वेदांतियों का खंडन किया। अब रह गए कौन? न्याय वैशेषिक। तो उनका खंडन करने के लिए पंक्ति आ रही है, कन भक्ष चरण मतम अवशिष्यति इत्यादि। ठीक है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं